ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये शो योर मनी लेकर हम फिर हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए पैसों की प्लानिंग भी जरूरी है। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते, बल्कि आपको अपनी बचत पर किस तरीके से आप और पैसे उसके जरिए कमा सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं, ये बातें भी सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। तो अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल नंबर 7045220000 पर भी व्हाट्सएप पर हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो चलते चलते शो देखते देखते आप यहां पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लेंगे। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी साहब। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। तो हेमंत जी से ढेर सारी बातें होंगी, आपके पोर्टफोलियो पे सजेशन लेंगे और हमेशा की तरह एक खास टॉपिक पर उनके विचार जानेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि रिवर्स मॉर्गेज नाम की एक टर्म होती है, आखिर ये क्या होता है, आपके लिए कैसे फायदेमंद है, क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये कहां बैठता है। तो हेमंत जी, कई लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ी सी अनजानी टर्म हो, तो मैं भी वहीं से शुरू करता हूं। रिवर्स मॉर्गेज क्या है? देखिए विपिन, आई थिंक रिवर्स मॉर्गेज काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए। बट हमारे देश में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो शायद ये बात सही है कि बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ना हो, बट आई थिंक उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो रिवर्स मॉर्गेज का मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन जो है, अगर उनके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सेल्फ है, तो रिवर्स मॉर्गेज का मतलब यह है कि सीनियर सिटीजन जो है, अगर उनके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड, उसके सामने वो लोन ले सकते हैं। यानी वो बैंक के पास जा सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी से कुछ अपने लिए इनकम जनरेट करें, तो बैंक के पास या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जा सकते हैं। वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं और उसके सामने उनको इनकम जनरेट करके लोन के द्वारा वो दिया जाता है। इसको अगर हम और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको कंपैरिजन करते हैं हम हाउसिंग लोन से। हाउसिंग लोन जब हम लेते हैं तो हमें लोन चुकाने के लिए EMI पे करना पड़ता है। रिवर्स मॉर्गेज जब हम करते हैं तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इनकम जनरेट करने के लिए तो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हमें इनकम देती है। वो मंथली भी हो सकती है, वो क्वार्टरली भी हो सकती है, वो हाफ ईयरली भी हो सकती है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको लमसम भी मिल सकता है, आपको वहां पे लिमिट्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज जो है सीनियर सिटीजन्स अपने लिए अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन यानी उनकी उम्र 60 या 60 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हो। अगर आप जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हो तो स्पाउस की जो एज है वो मिनिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी अगर ये प्रॉपर्टी आपको एज ए गिफ्ट मिली है या इनहेरिटेड है तो उसके सामने आप रिवर्स मॉर्गेज नहीं कर सकते। इसकी जो लाइफ है वो 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके प्रॉपर्टी के सामने कोई लोन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद, जैसा मैंने कहा, जब आप बैंक के पास जाएंगे या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाएंगे, वो उनकी वैल्यूएशन करेंगी और उसके सामने 60 to 80% अमाउंट सैंक्शन करेंगी एज ए लोन, जो आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करेगा। जैसा मैंने पहले कहा, आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ पैसा लमसम भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो लोन का 50%, बट वो जो कैप किया उन्होंने 15 लाख से ज्यादा आपको लमसम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस इस अमाउंट को आप किसी भी या तो मेडिकल एक्सपेंसेस या किसी भी जरूरत के लिए आप उसको पूरा कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विपिन यहाँ पे रिवर्स मॉर्गेज का ये है कि जब सीनियर सिटीजन लोन लेते हैं बैंक से प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जिसको रिवर्स मॉर्गेज बोल रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी में लोन लेने के बाद भी रह सकते हैं। उनको अपनी लाइफ टाइम में उस लोन को रीपे करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर वो जब तक वो अलाइव है तब तक वो उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर ये जॉइंटली लिया गया है तो प्राइमरी एप्लीकेंट की डेथ के बाद जो सेकंड एप्लीकेंट है वो भी पूरी उम्र उसमें रह सकते हैं। उसके बाद ही जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा। और वहां पे भी अगेन
अगर जो लीगल हेयर है वो चाहें तो लोन को रीपे करके वो प्रॉपर्टी को छुड़ा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑफ कोर्स क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट है। यहाँ पे भी फर्क समझने की जरूरत है कि जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं तब आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर पे करते हैं। रिवर्स मॉर्गेज में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं जो तकरीबन 9.5 से 11% डिपेंडिंग ऑन आप कहां से लेते हैं, वो आप सिर्फ जो आपको जो रेगुलर इनकम दी गई है उसके सामने देते हैं। कुछ चार्जेस हैं आपके नॉर्मल, जैसे वैल्यूएशन चार्जेस हो गए, एग्रीमेंट चार्जेस, वो चार्जेस हैं, उसको भी लोन का हिस्सा बनाया जाता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनको लगता है कि जितनी इनकम उनको चाहिए उनके पास नहीं है, तो वो रिवर्स मॉर्गेज के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी जिसको उन्होंने बनाया है ओवर ए लाइफ टाइम, उससे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है जैसे जैसे जानकारी होगी हमारे देश में सीनियर सिटीजन को, वो उसका लाभ उठा पाएंगे। और मुझे लगता है ये, जैसे मैंने कहा, बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, स्पेशली जब आपको पता हो कि आपके पास उतनी इनकम नहीं है जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ पर हेमंत जी, क्या देश के ज्यादातर या सभी बैंक्स इस तरह की रिवर्स मॉर्गेज की सुविधा देते हैं या कुछ चुनिंदा बैंक ही हैं जो अभी ये काम कर रहे हैं? नहीं, ज्यादातर बैंक देंगे आपको। मतलब जैसे मैंने कहा, कितनी रिक्वेस्ट उनको आती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट जनरली जैसा मैंने कहा, आप बैंक, शेड्यूल बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाके आप लोन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीजें, जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है, कंडीशन कितनी है, वो सब चीजें देखेंगे और ऑब्वियसली उसके बाद वो आपको लोन दे देंगे। राइट, तो ये था रिवर्स मॉर्गेज। आई थिंक हेमंत जी ने इसके बारे में सारी बातें बता दी हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके फायदे क्या हैं, किन लोगों के लिए है। और जैसा वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ज्यादातर बैंक्स इस तरह की सुविधा आप देने लगे हैं। भारत में बहुत प्रचलित नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन धीरे धीरे अब जोर पकड़ रहा है। और ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट कुछ पैसों का हिसाब किताब ऊपर नीचे है, तो जिंदगी भर मेहनत करके जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, खड़ी की है, वही प्रॉपर्टी जीवन के इस हिस्से में आपके काम आ सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज हेमंत जी ने हमें बताई। राइट, चलिए अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक ईमेल है, चलिए वो लेते हैं। स्मिता रस्तोगी का दिल्ली से, ये हमें लिख रही है कि कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना सही है। टर्म इंश्योरेंस पे उनका सवाल है। 5 साल के लक्ष्य के लिए डेट फंड कितने सही हैं और डेट एमएफ पीपीएफ गारंटीड रिटर्न प्लान में से क्या बेहतर है। तो वैसे 3 अलग अलग सवाल इन्होंने पूछ लिए हैं, ओपन क्वेश्चन है, काफी लोगों के लिए शायद ये सवाल मन में रहते होंगे, तो चलिए उनके जवाब भी मिलेंगे। तो पहला सवाल, कितने का टर्म इंश्योरेंस किसी व्यक्ति को लेना चाहिए सर? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लेकिन, तो आई थिंक उसके लिए तो हम प्लान करते ही हैं, हमारे गोल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट क्या होता है कि वो ऑब्वियसली हम ये मान के चलते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हम अर्न कर पाएंगे, हमारी लाइफ टाइम में हम इतना पैसा जमा करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में एक रिस्क है, वो हमारी लाइफ को रिस्क हो सकता है। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो ऑब्वियसली जो फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो तो वहीं की वहीं रहेंगी। तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं उसको आपको कवर करने की जरूरत है, और वहीं पे इंश्योरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इंश्योरेंस में भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्योर रिस्क कवर लें, जो टर्म प्लान की उन्होंने बात की है, और उसका जो कवर है जितना, वो भी एडुकेट होना चाहिए। अगर आपने सही प्रोडक्ट चुना और कवर जो एडुकेट नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जो पर्पस है वो डिफीट होता है। यहाँ पे हम रूल आप फॉलो कर सकते हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि 10 से 15 गुना आपकी एनुअल इनकम का आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और एनुअल इनकम के साथ साथ और भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, कुछ लायबिलिटीज हैं, उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने कहा, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो फैमिली फाइनेंशियली अगले 10-15 साल तक सिक्योर होनी चाहिए। और अगर कोई बड़ी लायबिलिटी है जिसको पे करना है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि जो टर्म प्लान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही क्वांटम जो है वो सेफ होना चाहिए। बट ये थंब रूल की हमने बात की, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट और अपनी पर्सनल नीड्स को देखना है। बट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कवर है वो एडिक्वेट हो। ठीक है जी। इनके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि अगर आपका लक्ष्य 5 साल या उससे ज्यादा का है, ऐसे में डेट फंड कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए विपिन, ये ऐसा टाइम होराइजन है 5 साल के करीब का, बहुत लंबा समय नहीं है। इसमें दोनों चीजें पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप चाहते हैं कि पैसे की सेफ्टी भी रहे और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हेल्दी रिटर्न भी मिले। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का ध्यान लगता है कि डेट फंड में जाएं। देखिए, डेट फंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी
मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, 16 कैटेगरीज हैं डेट फंड की, आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या PSU डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में जाते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में, तो वो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हालांकि 5 साल के टाइम होराइजन के लिए डेट फंड डेफिनेटली एक ऑप्शन हो सकती है, बट अगर एज एन इन्वेस्टर आपके पास थोड़ा सा इसका रिस्क प्रोफाइल ये है कि आप थोड़ा रिस्क ले सके, तो मुझे लगता है जो हाइब्रिड फंड है, जैसे कुछ कैटेगरी है इक्विटी सेविंग या बैलेंस एडवांटेज, जहां पे इक्विटी आर्बिट्राज और डेट तीनों का मिश्रण होता है। क्योंकि डेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो मैंने कहा रिटर्न थोड़े कंपैरेटिवली कम होंगे और जो भी आप इनकम मिलेगी, आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपकी एप्लीकेबल टैक्स रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी कम हो जाती है। ये जो हाइब्रिड फंड की मैंने बात की, इक्विटी में एक्सपोजर रिस्ट्रिक्टेड है, आर्बिट्राज और डेट काफी हद तक उसको सेफ बनाता है, और यहाँ पे टैक्सेशन जो है वो इक्विटी की, यानी 1 साल के बाद जब आप निकालेंगे तो सिर्फ आपको 10% टैक्स पे करना। तो स्पेशली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो हाइब्रिड फंड मुझे लगता है 5 या 6 साल का अगर आपको होराइजन है तो वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जी, एंड एट लास्ट इनका सवाल जो था उसे हम चाहें तो संक्षेप में भी ले लें कि डेट म्यूचुअल फंड माफ कीजिएगा, PPF और गारंटीड रिटर्न प्लान, इन तीनों को कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है? देखिए विपिन जी, यहाँ पे तीनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। डेट फंड की हमने बात की, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम PPF है, स्मॉल सेविंग्स, और दूसरे ऑप्शंस की बात करें गारंटीड रिटर्न, तो ऑब्वियसली वहां सबसे बड़ा एडवांटेज है। नॉर्मली अगर आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग्स, अगर आप PPF की बात कर रहे हैं तो पैसा भी वहां पे सेफ है, गारंटीड रिटर्न है। लेकिन ऑब्वियसली हर जगह पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न नहीं मिलता, पोस्ट टैक्स रिटर्न कम होते हैं। आपका जो टाइम होराइजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आप PPF या स्मॉल सेविंग्स स्कीम आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। तो टाइम होराइजन देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो देखिए, और जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपके पास रीजनेबल समय है तो आप मिक्स ले लीजिए। आप चाहिए तो दोनों ऑप्शन भी ले सकते हैं, बट साथ में अगर हाइब्रिड फंड्स को शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज भी नहीं करेंगे सेफ्टी पे, और आपकी रिटर्न जो है थोड़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो स्मिता, आपने जो मेल हमें भेजा और सवाल जो भेजे, आपका तो जवाब मिला, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोगों को कि टर्म इंश्योरेंस के लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, मतलब गाइडलाइन, सेल्फ गाइडलाइन क्या आप देख के ले, साथ ही डेट म्यूचुअल फंड्स और फिर उनकी कंपैरिजन, और 5 साल का होराइजन है तो कैसा, ये तमाम बातें और भी लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगी। राइट, अब हमारे अगले कॉलर हार्दिक जुड़ गए हमारे साथ गुजरात से। हार्दिक, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, बताइए अपना सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा ने एंड मम्मी ने दोनों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 8 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सर इन्वेस्ट किया है। ओके, आप थोड़ा टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई, इसके बाद? जी सर, एक कॉन्ट्रा फंड है जिसमें 10 लाख रुपीस की वैल्यू है, एंड दूसरा फंड है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड, SBI। जी सर, तो ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कैसा रहेगा? ठीक है, और आपका ये भी कि भाई एक ही फंड में इतना पैसा डाल देना क्या सही है? और 8 साल की स्ट्रेटेजी है, मतलब 8 साल आपका है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो क्या ये सही है? ओके ठीक है, हेमंत जी क्या सलाह होगी हार्दिक को? देखिए विपिन, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इंडिपेंडेंटली लूं, तो इन्होंने कहा कि 8 साल का समय है उनके पास, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंटली अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो इस टाइम होराइजन के लिए स्मॉल कैप में पैसा लगाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक डेफिनेटली उतने लंबे समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप में हमने ऑलरेडी काफी अच्छी रैली देखी है, उसमें थोड़ी एप्रीहेंशंस है कि शायद वैल्यूएशन का थोड़ा इशू है, बट अगेन मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी रीजनेबल होगा आगे जाके, और आप अच्छी हेल्दी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक आपने जिक्र भी किया, जैसे कि इतना बड़ा अमाउंट आपने डाला है, तो कहीं ना कहीं वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो 10 लाख रुपए इनके फादर ने जो इन्वेस्ट किया है वहां पे, वो आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो का काफी बड़ा हिस्सा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा एग्रेसिव बनाया है। जैसे मैंने पहले कहा कि स्मॉल कैप में स्पेशली जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल है रिटर्न का, लेकिन ये काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी होती है वहां पे। तो अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन है तो थोड़ा सा उनको रीथिंक करने की जरूरत है। और दूसरी बात, पोर्टफोलियो मिक्स पहले कैसा है। अगर पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मान लीजिए लार्ज कैप हैवी है
और कहीं ना कहीं उनको लगता है थोड़ा एग्रेशन कर सकते हैं, तो प्रपोर्शन इन्वेस्टमेंट का और प्रपोर्शन स्मॉल कैप का, ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कंसीडर करने के लिए। बट जैसा मैंने कहा, इंडिपेंडेंटली अगर मैं देखूं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये अच्छी ऑप्शन है बिकॉज टाइम होराइजन 8 साल का है। ठीक है जी, तो हार्दिक उम्मीद करते हैं कि इस सलाह के बाद आपके लिए अब थोड़ा विजन क्लियर हुआ, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं लेकिन उसे अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हेमंत जी ने आपको समझा दिया। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और काफी सारे इंटरेस्टिंग सवाल है, उन्हें लेकर आएंगे आपकी। वेलकम बैक, आप देख रहे हो योर मनी और हम दे रहे हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों के जवाब। हेमंत सर हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। एक और ईमेल हमें मिला है मध्य प्रदेश से शिव शंकर साहब का, और आपने अपने बारे में जो डिटेल दिए हैं, उम्र आपकी 35 साल है, 6 फंड्स में 20,000 रुपए की SIP आप कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 4.5 लाख के आसपास पहुंची है, 12 साल में 70 लाख का टारगेट रखते हैं। तो अब सवाल यही है कि किस फंड में बने रहें और किससे निकलने की जरूरत है। यहां पर उनका पोर्टफोलियो आपके सामने है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 4,000 रुपए का निवेश है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में हर महीने 4,000 की SIP, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में भी 4,000, ICICI प्रू फ्लैक्सी कैप फंड में 2 और क्वांट स्मॉल कैप फंड में 4,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में भी 2,000 रुपए। इसके अलावा एक मुश्त निवेश है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में करीब लाख रुपया, ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी में 72,000 रुपए से कुछ ज्यादा और एक्सिस स्मॉल कैप में 30,000 से थोड़ा सा ज्यादा। राइट, तो इस पोर्टफोलियो के साथ 12 साल में 70 लाख का टारगेट क्या पूरा हो पाएगा हेमंत जी? जी विपिन, आई थिंक पहले अगर इनके टारगेट की बात करें तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं वो, और इनकी जो करंट वैल्यूएशन में अगर देखूं, दोनों को कंसीडर करूं, 12% की अगर एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, तो इनका जो टारगेट है वो 70 लाख का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो आई थिंक जहां तक टारगेट का सवाल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को जब अगर एनालाइज करें तो इसके पोर्टफोलियो के 2 हिस्से हैं यहाँ पे। एक तो वो फंड्स हैं 6 फंड जहां पे 20,000 रुपए की SIP हो रही है, और दूसरा हिस्सा है 3 फंड जहां पे वो पहले SIP कर रहे थे लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। तो जो पहले हिस्से को अगर हम देखें तो ब्रॉडली मैं कहूंगा कि फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में ज्यादा एम्फेसिस जो है वो लार्ज कैप के ऊपर है, जिसको थोड़ा सा रीबैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो डिफरेंट सेगमेंट में आपका एक्सपोजर होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, उनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI फ्लेक्सी कैप जहाँ पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर पराग का फ्लेक्सी कैप है आई थिंक जहाँ पे 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ओवरलैप भी है। तो मैं चाहूंगा कि एक फ्लेक्सी कैप जैसे ICICI फ्लेक्सी कैप है जहां पे 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो SIP को बंद करें, और ये 2,000 जो है, इनके पास एक और फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जो उस कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मुझे लगता है आगे जाके भी इसमें अच्छा पोटेंशियल है, और कहीं ना कहीं ये आपको मिड और लार्ज के बीच में बैलेंस करने में भी मदद करेगा। तो वो 2,000 की SIP भी आप इस फंड में शामिल कीजिए, तो कुल मिला के इस फंड में 6,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। एक बदलाव यहाँ पे, 3 फंड जहां पे इन्होंने SIP बंद की है, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में बने रहे, बाकी जो 2 फंड है आई थिंक एक्सिस स्मॉल कैप है इनके पास और ABSL का फ्रंट लाइन जो है, इन दोनों में जो पैसा है उनको आप इक्वली डिवाइड कर दिए 2 एग्जिस्टिंग फंड में, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और पराग फ्लेक्सी कैप फंड, उन दोनों में आप इसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए, तो पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि रीबैलेंस होगा डिफरेंट सेगमेंट में जो एलोकेशन है, और जैसा टारगेट के बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो टारगेट पूरा करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चेंजेस करने से थोड़े रिटर्न बेहतर हो सकते हैं। चलिए जी, तो शिवशंकर साहब होपफुली आपने हमें सुना होगा, नहीं तो आगे आप सुन लीजिएगा जरूर। शो तो अवेलेबल ही रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और टीवी पर भी, जहां पर आपके लिए मेनली तो यह है कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में आपको निवेश करना है। फंड जिन फंड से निकलने की सलाह है आपको, क्योंकि काफी सारे फंड्स आपके पास थे, वो इंपॉर्टेंट है, ICICI प्रू फ्लैक्सी कैप फंड, ABSL फ्रंट लाइन इक्विटी और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये 3 फंड है जिनसे हेमंत जी कह रहे हैं कि आप निकले तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जिन फंड्स में आपको SIP बढ़ानी है उसमें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, यहां पर अपनी SIPs को आपको थोड़ा
अपग्रेड करना है। आई होप कि इस सलाह के बाद आप अपने लक्ष्य पर तो पहुंचेंगे, लेकिन अपने पोर्टफोलियो से एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करेंगे, जो कि पर्सनल फाइनेंस का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं इतनी मेहनत से बचा के, उसका एक अच्छा या सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको मिले। यही कोशिश हमारी भी होती है, राइट। एक सवाल और ले लेते हैं। यहां पर जी सिंह साहब सागर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल। थैंक यू सर, धन्यवाद सर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। जी सर, मैंने पोर्टफोलियो अपना भेजा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ, काफी दिन से इंतजार कर रहा था रिव्यू कराने का। तो हेमंत सर से ये जानना चाहता हूँ, हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें कहीं मेरे पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही है, या मुझे जैसे एक्सिस ब्लू चिप पे काफी दिन से उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्या मुझे उसको निकल के किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए सर? जरूर। तो थोड़ी बाकी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए कि यहाँ सिंह साहब 8 फंड में 27,000 रुपए से ज्यादा की SIP करते हैं। इस समय पोर्टफोलियो वैल्यू जो है 17 लाख के ऊपर हो गई है। 5 फंड हैं जिसमें निवेशित हैं और 15 साल के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड, सही नहीं गोल्ड फंड से भी निकलने की, ये तमाम चीजें जो हैं आपके लिए यहाँ सिंह साहब। हाँ जी, आपके जो फंड्स हैं, HDFC फ्लैक्सी कैप फंड 2000, ब्लू चिप फंड 3000, एक्सिस का कोटक इमर्जिंग इक्विटी 3630 रुपए, SBI गोल्ड फंड 3500। तो लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो आपने भेज दिया है। 15 साल आपका कुल मिला के जो है वो होराइजन है टाइम का, राइट। तो हेमंत सर, इनके लिए आपने क्या प्लान तैयार किया है? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें इनको करने की जरूरत है। इनका समय काफी है, इनके पास 15 साल का समय है। 27,400 के करीब कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP से, जो बहुत ही सही तरीका है ओवर ए लॉन्गर पीरियड वेल्थ क्रिएट करने का, वही इनका ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज देखना है कि फंड मुझे लगता है थोड़े ज्यादा है, उसको डेफिनेटली स्कोप है इसको कंसोलिडेट करें, यानी कम कर सकते हैं। दूसरा, कुछ कैटेगरीज यहाँ पे ऐसी है, जैसे इनके पास एक एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो अपने आप में काफी अच्छा फंड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं चाहते या जिनके पास बहुत लंबा समय नहीं हो। इनके टाइम होराइजन के लिए मुझे लगता है वो एडलवाइज जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो सूटेबल नहीं है। वैसे ही इनके पास एक गोल्ड फंड है। अब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्टिव 15 साल में वेल्थ क्रिएट करने का है, तो वहां पे मुझे लगता है कि इक्विटी, स्पेशली जब आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी आपको गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकती है। तो कुछ पोर्टफोलियो जैसा मैंने कहा कॉम्पैक्ट करने की जरूरत है, कुछ रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है एसेट एलोकेशन में। तो मैं ये चाहूंगा कि 2 फंड इनके एग्जिस्टिंग जो है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग फंड, ये दोनों में आप बने रहें। बाकी जो पैसा है, मैं चाहता हूं कि 2 लार्ज एंड मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में लगाएं, यानी बाकी फंड्स को आपको चेंज करना होगा। वो मेरी रिकमेंडेशन है, आप कंसीडर कर सकते हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, उसमें 7000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक HDFC लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें 7000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी पैसा बचेगा वहां पे एक स्मॉल कैप फंड लीजिए, क्योंकि समय आपके पास काफी है। वो एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे आप देखेंगे 5 फंड है, पोर्टफोलियो में फोकस पूरा इक्विटी पे होगा। ये बात सही है कि इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा, पर क्योंकि समय लंबा है और आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए वो सूटेबल होगा। तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग और फंड को कम कीजिए, मुझे लगता है पोर्टफोलियो तैयार होगा आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की। राइट। तो सिंह साहब, सब बढ़िया है, बधाई आपको, बहुत बहुत अच्छी तरह से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, और जहां पर थोड़े बहुत बदलाव की जरूरत थी वो हेमंत सर ने आपको सजेस्ट कर दिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल, और हम चाहेंगे कि आपका गोल अच्छी तरह से पूरा हो, बल्कि उससे भी आगे आप निकले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और अब वक्त है कि हम हेमंत सर से पूछेंगे कि वो अपने टॉप 4 फंड्स जो लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्या सजेशन उनके रहेंगे। सर देखिए, मैं 3 कैटेगरी में 4 फंड बताना चाहूंगा। मल्टी कैप फंड में कोटक मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप 2 फंड की मैंने अभी भी बात की, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, और फ्लेक्सी कैप में क्वांट फ्लेक्सी कैप। 3 कैटेगरी के 4 फंड है। चाहे आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए निवेशक हो, अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हो ओवर द लॉन्गर टर्म में। राइट। तो तमाम ऐसे लोग जो ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, बनाते हैं, उनके लिए भी ये फंड्स हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अब रोज नए दर्शक, रोज नए ऐसे लोग जो कमाना शुरू कर रहे हैं और पर्सनल फाइनेंस के जरिए अपनी आय को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फंड्स है। कोटक म्यूचुअल मल्टी कैप, माफ कीजिए, कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। और जैसा अमन जी ने कहा
कि इसमें परफेक्ट बैलेंस है हर तरह के फंड का और हर तरह के निवेशक के लिए एक सूटेबल फंड्स हो सकते हैं। तो हेमंत जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई पर्सनल फाइनेंस के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शो पे पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि आपने इतनी तसल्ली के साथ हमारे शो को सुना। उम्मीद करते हैं कि यहां से आपकी पर्सनल फाइनेंस की जर्नी और बेहतर होगी, आप अपनी कमाई पर और बेहतर रिटर्न्स प्राप्त करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। नमस्कार।